दोस्तों लोग कह रहे हैं कि एआई हमारी जॉब खा जाएगा, लेकिन मैं मानता हूं यह उनकी जॉब खाएगा जो सिर्फ आज की डेट में कोड लिखते हैं, ना कि उनकी जिन्हें एआई एजेंट बनाना। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, एआई का मार्केट, एआई एजेंट कैसे टेस्ला, जेमिनी, हमारे नेटफ्लिक्स में हर जगह एआई का यूज हो रहा है, हमारी डे टू डे लाइफ में भी यूज हो रहा है। और रिसेंटली अभी वर्ल्ड कप चल रहा है तो वहाँ पे गूगल जेमिनी तो जैसे 2023 में हम सिर्फ चैट करना जानते थे, 2024 में हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखा और ये है 2026 जहां हम एजेंट को काम पे लगाने वाले हैं। तो आपको अगर लगता है कि हम सिर्फ चैट करने की बजाय क्यों ना एआई से काम करवाना सीखें, तो ये आज की वीडियो जो रोड मैप की वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्या टूल्स, क्या प्रेरेफरेंसेस, क्या हमारा मॉडल, क्या डेटाबेसेस, हम everything I'm gonna cover inside it. तो चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल। तो दोस्तों बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि why agent, what is the difference between LLM and agent। तो मैं आपको अभी सिंपल टर्म में LLM और एजेंट बताता हूँ। LLM आप मान के चलो आपका एक एडवांस चैटबॉट है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एग्जांपल दिया था, जैसे कि आपका गूगल जेमिनी, चैट जीपीटी, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज करते हैं जो कि बहुत सारे डेटा पे ट्रेन है। इनको हम डिटेल में अपनी आने वाली अगली वीडियोस में पढ़ेंगे जब हम प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आप ये समझो कि LLM एक चैटबॉट है जिसमें आपने कुछ भी पूछा कि यार मेरे को ना क्रिकेट के बारे में बताओ या आईपीएल कब स्टार्ट होने वाला है, तो ये आपको एक सिंपल इन्फॉर्मेशन दे देगा। लेकिन वहीं अगर बात करें एजेंट की, अगर मैंने उसको बोला कि यार एक काम कर कि 2024 में जो आईपीएल हुआ था उसके टॉप 5 बैट्समैन हैं उनका डेटा लेके आओ और उनका एवरेज कैलकुलेट करके मुझे समथिंग कुछ ऐसा रिजल्ट देगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एजेंट आपके लिए एक्शन कर रहा है। वो वेब सर्वर पे जा रहा है, किसी एपीआई के थ्रू वहाँ हिट कर रहा है, फिर वो डेटा ला रहा है, उनको कैलकुलेट कर रहा है, फिर आपके सामने रिजल्ट पेश कर रहा है। सो ये हमारा एक एजेंट था जिसको मैंने बहुत सिंपल भाषा में समझाया। वैसे हमारे मार्केट में बहुत सारे एजेंट है, जैसे कन्वर्सेशनल एजेंट जो मैंने आपको बात की थी, जेमिनी, चैट जीपीटी कर रहा है। एजेंटिक एआई के बारे में बहुत बात की थी, जिसमें गिटहब को पायलट के मदद से हम लोग अपने कोड को डीबग, राइट, सब कुछ कर सकते हैं। टेस्ला बताया था, ऑटो पायलट। सो ये बहुत सारे टूल्स थे जिसका हम लोग सीखने वाले। तो इन एक्शनों को सीखने के लिए हमें एक एक्शन प्लान चाहिए। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टूल हम लोग इसमें डिस्कस। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले कोर सेटअप की, मतलब बात करें तो हमें टूल्स क्या क्या चाहिए जो हम इसको वहाँ पे कोड लिख सके, ये सके। तो उसके 3 सुपर पावर हैं गाइस, आपको याद रखना है। वो 3 सुपर पावर आपके कौन कौन से हैं? आपका पहला है पाइथन, VS कोड और तीसरा है गिटहब। ये मान के चलो आप इतना ये 3 चीजें रखो। अब इनको मैं डिटेल में बताता हूँ आपको क्या है। पाइथन तो आप एवरीवन एक लैंग्वेज है, आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो पाइथन जितनी भी आपकी कोडिंग होगी, एआई एजेंट आप जितने भी बनाएंगे सब कोडिंग बनेंगे। लेकिन पाइथन में आप एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, इसमें जो आप वर्जन यूज कर रहे होगे ना पाइथन के, वो कौन से वर्जन यूज करने हैं आपको? 3.10, 11, इसके अपर वर्जन जितने भी यूज कर लो, हो सके तो बेटर है। क्यों बोल रहा हूँ मैं? इसमें हमारे नए नए फीचर जो एजेंट हैं, जैसे कि बात कर रहे हैं हम लोग, जिसमें जैसे कि इसमें 2026 में अगर आपने क्रू एआई, लैंग्राफ जैसे एडवांस एजेंटिक फ्रेमवर्क चला रहे हैं, तो आप पाइथन 3.10 और 3.12 के बीच में वर्जन रखें, तो आप लोग इनका यूज भी कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आपको इनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि क्रू एआई क्या है, ये लैंड ग्राफ क्या है, ये लैंड चेन क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होते हैं। ये टर्म्स जो हैं ये आपको अभी यहाँ कंफ्यूज कर रही है, लेकिन आप हाई लेवल अभी अपने दिमाग में रखो कि ये चीजें हैं क्या। जब हम कोडिंग करेंगे इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये चीजें होती क्या हैं, इनके बेनिफिट्स क्या हैं। तो ठीक है, हमारा जो पहला टूल जो 3 सुपरमैन बताया उसमें पहला है आपका पाइथन। और पाइथन के कौन कौन से वर्जन मैंने आपको बोले, 3.10 के ऊपर वाले वर्जन रखो कि ये जो एडवांस लाइब्रेरीज हैं इनकी मदद से हम लोग अपने एजेंट्स को बना सके। अब दूसरी टूल की बात करते हैं, VS कोड। तो VS कोड क्यों गाइस? सो एआई एजेंटिक एआई सीखते वक्त VS कोड क्यों बेस्ट है, चलिए मैं आपको पॉइंट्स में बताता हूं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, ये लाइट है, यानी पावरफुल है। बड़े आईडीज जैसे आपको पाइचाम आपने सुना होगा, तो बहुत भारी होते हैं और सिस्टम हैंग कर सकते हैं। तो VS कोड बहुत
फास्ट लोडेड होता है, फास्ट लोड होता है, और लेकिन इसमें वो सारे फीचर्स हैं जो एक प्रोफेशनल को एआई आर्किटेक्ट को चाहिए। मतलब आप आगे जाके एआई आर्किटेक्ट का काम करोगे। ये एक्सटेंशन का खजाना है। वीएस कोड की असली ताकत उसकी एक्सटेंशन में है। तो आपने गाइस देखा होगा कि आप वीएस कोड में बहुत सारे एक्सटेंशन है, आप उसको लगा सकते हो, उसको यूज कर सकते हो उन एक्सटेंशनों को। जैसे आपको गिट हब चाहिए या को पायलट चाहिए, या आपको गिट से इंटीग्रेशन करना है, या किसी भी टूल से अगर आपको अपने कोड ऑटोमेटिकली लिखे हुए आ जाए, जैसे बहुत सारे बैकएंड और फ्रंट एंड के डेवलपर यूज करते हैं तो उनके एक्सटेंशन डाल लेते हैं तो उनको बॉयलर प्लेट कोड मिल जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, और साथ में ही आपको टर्मिनल देता है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर है जिसका आप यूज कर सकते हैं। उनके अलावा भी अब जो और फीचर्स बात करें कि इसमें बिल्ट इन टर्मिनल का फीचर है, यानी आपको बार बार विंडो चेंज करने की जरूरत नहीं है। वीएस कोड के अंदर ही कंट्रोल प्लस बैक टिक करेंगे तो दबाकर आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आप जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, अपना इन्वायरमेंट एक्टिवेट कर सकते हैं, अपनी पिप के पाइथन अगर इंस्टॉल किया तो पाइथन से आप लैंगचेन ये सब कमांडें टाइप कर सकते हैं और उनको लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर सकते हैं, अपने एजेंट को रन कर सकते हैं। मतलब आपको वहीं पे सारा चीज़ मिल जाएगा। फिर मैंने आपको बताया इसमें जो तीसरा फीचर है गिट इंटीग्रेशन, आप गिट इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। गिट आपका एक तीसरा सुपरमैन का टूल भी है। जैसे पहला पाइथन, वीएस कोड, तीसरा हम बात करें गिट का। गिट जनरली यूज होता है आपका वर्जन कंट्रोलिंग में। वर्जन कंट्रोलिंग आपको समझ में आ रहा है, हम आईटी में हम लोगों को गिट बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कि जो हम तीसरे टूल की बात कर रहे हैं गाइज, वो है आपका गिट। सो गिट आपका बेसिकली है क्या? गिट जैसे कि हम बात कर रहे थे, एआई के साथ काम करते वक्त हम बहुत सारी गलतियां करेंगे। एजेंट कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल कोड भी लिख देता है। गिट हमें उन गलतियों से पीछे जाने और कोड को सही से मैनेज करने में मदद करता है। सोचो आपके एजेंट ने पूरा कोड करप्ट कर दिया और आपको प्रीवियस वर्किंग वर्जन चाहिए, तो गिट टू द रेस्क्यू। मतलब यहाँ पे आपका गिट काम आता है। गिट में आपका वर्जन कंट्रोलिंग होता है। जैसे आप वहाँ पे ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट होता है। आपकी एक मास्टर ब्रांच होती है जहाँ आपका सारा कोड पड़ा होता है। फिर आप उस मास्टर ब्रांच को काट के आप अपने फर्दर छोटे ब्रांचेस बनाते हो, उसमें अपने फीचर्स ऐड करते हो कि अगर मान लो यहाँ तक मेरा कोड अच्छे से चल रहा है, एक नया फीचर है वो मुझको ऐड करना है, तो मैं ब्रांच को काट के उसको नया फीचर्स को ऐड करता हूँ और तब मैं आप मर्ज रिक्वेस्ट या पुल रिक्वेस्ट रेज करता हूँ। अगर वो सब कुछ सही चल रहा होता है फिर वो कोड मेरा वहाँ पे मर्ज हो जाता है कि जो अप एंड रनिंग है। लेकिन अगर मैं ये वर्जन कंट्रोलिंग ना करूँ तो और करंट कोड में ही मैं चेंजेस करता रहूँ तो वो मेरे कोड को बिगाड़ देगा, कुछ भी इधर उधर ला जाएगा, करप्ट कर देगा। तो इससे क्या होगा कि मेरी ये इम्पैक्ट करेगा ओवरऑल मेरे कोड लिखने के, एजेंट बनाने की चीज़ों में। तो ये बहुत जरूरी है गिट का यूज़ करना। तो जो आज मैंने 3 टूल्स बात की हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। पाइथन हो गया, वीएस कोड हो गया और आपका गिट हो गया। तो अब चलिए आगे बात करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एक्स्ट्रा टूल की, जिसमें हम बात करेंगे मेमोरी एंड फ्यूल की। तो अब हम जो बात करने वाले हैं गाइस, कोडिंग ही काफी नहीं रह गई है। अब बात करने की बात आ गई कि एजेंट को समझदार और सिक्योर बनाने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा गैजेट चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं, जो पहला टूल है वो हमारा है क्रोमा डीबी। गाइस एक ये वेक्टर डेटाबेस है जिसमें आप ये समझिए कि एजेंट को याद दिलाना है कि अगर आपने देखा होगा चैट जीपीटी को हम कुछ भेजते हैं तो उसको हिस्ट्री याद रहती है कि आपने स्टार्टिंग में क्या पूछा, तो बेस्ड ऑन दैट वो याद रखता है। तो यहीं पे हम जो बात कर रहे हैं क्रोमा डीबी, तो क्रोमा डीबी आपकी लोकल टेस्टिंग या फर्स्ट टाइम एजेंट बना रहे हो तो आपके लिए सबसे बढ़िया टूल है। मार्केट में बहुत सारे टूल है और बहुत सारी कंपनी अलग अलग टूल यूज करती है, तो मैं वो बताऊंगा आपको डिटेल में। लेकिन यार मेरे को ना इस क्रोमा डेटाबेस, यानी सोचो हमारा तो ब्रेन है, हम लोग कुछ भी चीज याद करते तो हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पे चैट एआई को हम क्या कर रहे हैं कि एक डेटाबेस दे रहे हैं कि वहां पे तू यार हमने जो भी तेरे से चैट की, जो भी बातें की है, तो उस डेटा को स्टोर करके रख, और वो भी वेक्टर की फॉर्म में। हम डिटेल में इस चीज को भी डिस्कस करेंगे कि वेक्टर डेटाबेस क्या होता है, नॉर्मल डेटाबेस से ये कैसे अलग है वेक्टर डेटाबेस। हाई लेवल में आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ नॉर्मल डेटाबेस और ये क्रोमा डेटाबेस, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो जैसे कि हाई लेवल आपको मैं समझा देता हूँ कि एक नॉर्मल डीबी, जैसे आप सीक्वल या हाइव आपने ये यूज किया है, तो अगर आप सर्च करेंगे क्रिकेट तो वो वही रो दिखाएगा जहां क्रिकेट लिखा होगा। ये एग्जैक्ट कीवर्ड पर काम करता है, ध्यान रखना आपका नॉर्मल डीबी। अब जो बात कर रहा हूं मैं वेक्टर डीबी की, अगर आप सर्च करेंगे बैट और बॉल वाला खेल तो वेक्टर डीबी समझ जाएगा कि आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये शब्दों को नहीं, उनकी मीनिंग्स यानी मतलब को स्टोर करता है। और भाई इन्हीं चीजों से मेरे को एक चीज याद आ रही है, साउथ की एक मूवी है माया 1, इसे जरूर देखना यार, बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है।
ये रैंडमली हिट हो गई थी, मैंने इस मूवी को कल रात को ही देखा था। तो इसमें क्या होता है कि एक इंसान का ब्रेन आप एक हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं और वो चलता रहेगा, मतलब बॉडी चेंज होती रहेगी लेकिन उसके जो माइंड यादाश्त वो एक हार्ड डिस्क में हो गया और वो किसी और दूसरे ह्यूमन को ट्रांसफर कर दिया जाए। बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, जरूर देखना। अभी चलिए टॉपिक पे आते हैं। ये काम कैसे करता है, जब हम कोई टेक्स्ट, इमेज या वीडियो वेक्टर डीबी में डालते हैं तो एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं एम्बेडिंग। तो इसमें होता क्या है एम्बेडिंग में, AILM यूज टेक्स्ट को मतलब जो लंबे नंबर्स की एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो भी टेक्स्ट होगा ना उसको एक नंबर की फॉर्म में यूज कर देगा। उसके अंदर देखो 0.12 0.25 ये ऐसा डेटा स्टोर करता है। इनको बोलते हैं हम लोग वेक्टर कहते हैं। फिर दूसरा जो स्टेप होता है इसमें, पहला तो हो गया ये टेक्स्ट को इन नंबर्स की फॉर्म में स्टोर कर देगा। दूसरा क्या होता है, ये वेक्टर एक मल्टी डायमेंशनल स्पेस में स्टोर हो जाते हैं। तीसरा स्टेप होता है जब आप कुछ पूछते हैं तो डीबी चेक करता है कि आपके सवाल का जो वेक्टर है किस पुराने डेटा के वेक्टर से के सबसे पास सिमिलर है और वो उसी के बेसिस में आपको रिप्लाई कर लेता है। तो AI एजेंट में इसका क्या काम है, तो एजेंट के पास एक लिमिट होती है, कॉन्टेक्स्ट विंडो बोलते हैं। वो सब कुछ याद नहीं रख सकता है। मतलब मेमोरी होती है, आपने एक सेशन में कुछ पूछा होगा लेकिन आप चाहते हो कि पास्ट का भी याद रखें, तो मेमोरी यानी वेक्टर डीबी एजेंट को पुरानी कन्वर्सेशन याद रखने में मदद में हमारा स्टोर करता है सारी इंफॉर्मेशन। तो गाइज मार्केट में और भी सारे डेटाबेस हैं जो मार्केट में बहुत सारे डेटाबेस है गाइज। तो हम जो बात कर रहे हैं पाइनकून, सबसे पहला मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं क्रोमा डीबी, जो कि हमारा बस लोकल की टेस्टिंग और फर्स्ट टाइम आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे यूज होता है। लेकिन जब इंडस्ट्री में जाओगे तो अलग अलग कंपनीज अलग अलग वेक्टर डेटाबेस यूज कर रहे हैं। एक और चीज एग्जांपल देता हूँ, मोंगो डीबी आप में से बहुत लोग अभी भी काम कर रहे होंगे। तो अगर आपको मोंगो डीबी में काम आता है तो मोंगो डीबी ने भी एक नया फीचर अपने में ऐड कर लिया है जिसे बोलते हैं वेक्टर डेटाबेस। मतलब अब आप मोंगो डीबी में भी ऐसा डेटा स्टोर कर सकते हैं जहां टेक्स्ट को आप कन्वर्ट करके छोटे छोटे। इनके अलावा जो मैं और टूल की बात कर रहा हूँ वो कौन कौन से, आपका पाइनकून है। ये फुली मैनेज क्लाउड बेस्ड है। आपको सर्वर सेटअप करना है कि आपको सर्वर सेटअप करने की टेंशन नहीं लेनी पड़ती है। तो इसमें होता क्या, अगर आपको अपना एजेंट क्लाउड पर डिप्लॉय करना है और आप चाहते हैं कि वो मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट हैंडल करे तो ये सबसे बढ़िया पाइनकून है। इसके अलावा हमारे और भी डेटाबेसेस हैं, जैसे VV8 आपने सुना होगा। तो ये कीवर्ड सर्च और वेक्टर सर्च दोनों को कंबाइन करता है और हाइब्रिड सर्च होता है। और ये कॉम्प्लेक्स AI एप्लीकेशन जहां आपको डेटा को कैटेगरी में डिवाइड करना होता है तब उसके लिए इसको यूज किया जाता है। ऐसे और भी बात करें एंटरप्राइज चॉइसेस की बात करें तो मिलवेस आपने यूज किया होगा। ये बहुत ज्यादा स्केलेबल है। दुनिया की बड़ी कंपनी जैसे आपकी eBay, अडोबी, ये आपने सुना होगा ना, ये यूज करती है इस वाली को, मिलवेस को। सो इसमें बिलियन ऑफ स्केल वेक्टर सर्च होते हैं। अगर आपका डेटा बहुत बड़ा है मतलब तो आप इसमें अपना स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं फेसबुक जनरली यार ये डेटाबेस यूज नहीं किया जाता है, इसको कंसीडर किया जाता है कि ये डेटाबेस की कैटेगरी में आए, लेकिन ये एक लाइब्रेरी होती है। इसका नाम है FAISS है। ये एक्चुअली में एक डेटाबेस नहीं, एक लाइब्रेरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये फास्ट सर्चिंग के लिए दुनिया में सबसे एफिशिएंट मानी जाती है। बेस्ट फॉर किसके लिए, ये आपके लिए जैसे कि डेटाबेस की ज़रूरत है, सिर्फ एक फास्ट सर्च एल्गोरिथम चाहिए आपने लोकल सिस्टम पर, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। लास्ट मैंने आपको बताया मोंगो डीबी। तो ये पिक्चर में आप देख रहे होंगे ये सारे डेटाबेस है। जैसे क्रोमो डीबी की बात कर रहे थे, लोकल और ओपन सोर्स है, बहुत ही ईजी है, बिगनर और लोकल टेस्टिंग के काम आ जाएगी। पाइनकून आपका पूरा क्लाउड मैनेज है अगर आप क्लाउड में कोई AI एजेंट डिप्लॉय करते हैं। मिलवेस जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये बिग डेटा के लिए यूज़ किया जाता है। ये थोड़ा सा हार्ड है आपके लिए। और फायस आपकी एक लाइब्रेरी है मीडियम जो कि फेसबुक है, तो फेसबुक यूज़ करता है। तो ये हाई स्पीड लोकल सिमिलरिटी सर्च के काम आती है। तो ये सारे डेटाबेसेस हैं जिनको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो आज का हमारा जो मेन था वो क्रोमा डीबी था। आने वाले वीडियोस में मैं आपको क्रोमा डीबी के बारे में बताऊंगा कि क्रोमा डीबी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो अब इसके अलावा जो हम फर्दर बात करेंगे गाइज, वो अभी मैंने बात की थी स्टार्टिंग में फ्यूल एंड मेमोरी। तो मेमोरी का तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हमें अपना डेटा को स्टोर करने के लिए कोई ना कोई डीबी चाहिए। अब जो मैं दूसरे टूल की बात कर रहा हूँ, फ्यूल की बात कर रहा हूँ, वो आता है आपका API। तो API की बात कर रहा हूँ गाइस,
तो बिना फ्यूल के गाड़ी नहीं चलेगी, और हमारा एआई एजेंट का फ्यूल है एपीआई कीज। सो ओपन एआई एपीआई की अगर मैं बात करूं, अगर आप चैट जीपीटी या एडवांस मॉडल यूज करना चाहते हैं तो आपके यहाँ पे ओपन एपीआई काम आ सकती है एपीआई की। ऐसे ही गूगल जेमिनी की एपीआई की काम आ सकती है। फ्री टायर के लिए बेस्ट है ये आपकी जेमिनी के लिए। और इसके अलावा भी टेवली सर्च एपीआई की है जिसका आप यूज कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट, और एजेंट को इंटरनेट पर सर्च करवाने के लिए हम यूज वेब ब्राउजर की तरह यूज करेंगे इसे। सो दोस्तों, अपनी एपीआई की को कभी भी अपने कोड में हार्ड कोड मत करना। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल है, .env फाइल्स बना के आप काम कर सकते हो। और भी चीजें जैसे डॉकर कंटेनर इमेजेस, ये बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो ये एपीआई की फ्यूल है हमारे लिए, जो कि हमारा इंटरनेट में जाएगा, हमारे लिए वो काम करके लाएगा। तो इन्हीं एपीआई की इसको हम डिस्कस फर्दर करेंगे। तो हमने जो फ्यूल और मेमोरी की बात की थी, फ्यूल हमारे एपीआई की हो गई, जो फ्री अवेलेबल गूगल जेमिनी का है, ये आपका ओपन एपीआई की है। आप इनका डायरेक्टली यूज कर सकते हो, जो वेब ब्राउजर से हमें डेटा लेके आएंगे और सर्च करेंगे। ठीक है, तो हमने दोनों टॉपिक कवर कर लिए, फ्यूल एंड मेमोरी के लिए। आइए अब तीसरी बात करते हैं। सो अब जो हम तीसरी बात करने वाले हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट की, और इसमें अभी आप लोग जैसे अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो, .env फाइल बना सकते हो, अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए आप पूरा अलग अलग इन्वायरमेंट सेटअप कर सकते हो। उसके लिए VS कोड पड़ा हुआ है जहाँ पे आप ये काम कर सकते हो। लेकिन अभी जैसे मैं एज अ डेटा इंजीनियर हूँ, तो करेंटली मैं सब डॉकर में काम करता हूँ। अगर मेरे को कोई एक एप्लीकेशन बनानी होती है, मैं उसको पूरी एक डॉकर इमेज बनाता हूँ और उनको क्यूबरनेटीज या आर्गो के क्लस्टर में चलाता हूँ और वो मेरा काम करता है। उस डॉकर इमेज में हमारी सारी डिपेंडेंसी सब कुछ डली रहती है। तो सिमिलरली आने वाले टाइम में मैं आपको डॉकर भी बताऊंगा, और बढ़िया है कि मैं आपको डॉकर की पूरी वीडियो सीरीज भी अपलोड करके दिखाऊंगा क्या मैं डाल दूंगा, जिससे कि आप लोगों को डॉकर समझ में आ जाए कि क्यों डॉकर पिक्चर में आया, क्यों इतना ज़्यादा यूज हो रहा है डॉकर का। तो हम आने वाली वीडियोस में भी डॉकर का डेफिनेटली यूज़ करने वाले हैं कि डॉकर से हम लोग कैसे एक इमेज बनाएंगे और अपनी एप्लीकेशंस को रन करेंगे इंडिपेंडेंट। सो डिपेंडेंसीज इंडिपेंडेंट हो जाती है कि मतलब हमें डिपेंड नहीं होना पड़ता किसी में। ये भी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे डॉकर होता क्या है। ठीक है, तो गाइज आज की ये सारी वीडियोस थी जो हमने डिटेल में डिस्कस की अबाउट हम बेसिकली हमने जो डिस्कस किया इसमें टूल्स के बारे में डिस्कस किया कि कौन कौन से हम टूल्स यूज़ करने वाले हैं। और फिर हमने बात किया कि फ्यूल एंड मेमोरीज जो कि हमारे लिए कोर है, जिसके बिना हमारा एआई एजेंट काम नहीं करेगा। अब जो बात करने जा रहे हैं गाइज हम इसमें मेन है ये, अगर आपको एआई आर्किटेक्ट बनना है तो ये आपको 4 पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने। तो इसमें बात हो रही है 4 लेवल की, जो कि आपका पहला आता है ऑर्केस्ट्रेशन लेवल, दूसरा आता है आपका रैग एंड मेमोरी, तीसरा आता है आपका मल्टी एजेंट सिस्टम, और चौथा आता है आपका डिप्लॉयमेंट एंड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। तो बात करते हैं हम लोग पहले कि अब जब हमारे सिस्टम बैटल रेडी है तो चलिए मैप करते हैं अपने सफर को, और ये पूरी सीरीज 4 बड़े पिलर्स में डिवाइड होगी जो आपको एक डेटा इंजीनियर से एआई आर्किटेक्ट बनाएगी। तो इसमें सबसे पहला बात करने जा रहे हैं गाइज हम ऑर्केस्ट्रेशन। आई होप कि आप लोगों को ऑर्केस्ट्रेशन के बारे में पता है। ऑर्केस्ट्रेशन जो कि काइंड ऑफ डायरेक्टर है जो आपकी पूरी एप्लीकेशन को चला रहा है। तो यहाँ हम लैंग चेन, लैंग ग्राफ सीखेंगे। ये LLM को बताते हैं कि उसे कब और कैसे सोचना है, कब टूल चलाना है, थिंक ऑफ इट्स एज अ राइटिंग द स्क्रिप्ट फॉर योर एआई एक्शन एंड ऑल दैट। सो वहाँ पे ऑर्केस्ट्रेशन का काम आएगा। फिर हम बात करते हैं इसमें जो सेकंड लेवल इंपॉर्टेंट है, रैग एंड मेमोरी। अभी हमने काफ़ी हद तक डिटेल में डिस्कस किया था कि रैग क्या होता है और मेमोरी क्या होता है। तो मेमोरी में हमने क्रोमा डीबी का यूज़ किया था, जहाँ पर हम अपने टेक्स्ट को स्टोर करेंगे, मतलब उसको याद दिलाएंगे कि हमने हिस्ट्री में क्या पूछा है। और आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल दिया था मैंने क्रोमा डीबी किस टाइप का डेटा इसमें स्टोर होता है, कि वेक्टर टाइप में डेटा स्टोर होता है, नंबर्स की फॉर्म में जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो उनको वो जनरली स्टोर करता है। फिर रैग के बारे में बताया था मैंने आपको कि रिट्रीवल आर्गुमेंट जनरेशन, जो कि क्या करता है कि एआई को एक टेक्स्ट बुक दो और फिर उसे आंसर देने को बोलता है। ये उस टाइप का, ये आपको अभी यहाँ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब कोडिंग करेंगे तब मैं आपको रैग का प्रैक्टिकल यूज़ बताऊंगा, तो आपको काफ़ी हद तक ये समझ में आएगा कि ये एआई को एक टेक्स्ट बुक देता है, फिर उससे आंसर देने के लिए बोलता है। तो क्या है जिसको हम बोलते हैं रिट्रीव आर्गुमेंट जनरेशन। तो आप इसको सिंपल टर्म में समझिए। मान लीजिए 2 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट आपका मान लो LLM और चैट है जो पुरानी इन्फॉर्मेशन लाता है।
ये जो दूसरा स्टूडेंट बी है, इसके पास भी वही दिमाग है, लेकिन इसके सामने आपने एक ओपन बुक रख दी है। जब आप सवाल पूछते हैं तो ये पहले उस बुक में आंसर ढूंढता है और फिर उसे समझकर आपको जवाब देता है। तो बात कर रहे थे गाइस रैग की, तो इसमें रिट्रीव आर्गुमेंट जनरेशन, तो इसमें जो रिट्रीव का क्या काम होता है, जैसे कि हम कोई भी चीज़ पूछ रहे हैं तो ये सबसे पहले वेक्टर डेटाबेस में जाएगा, उस चीज़ को रिट्रीव करके लाएगा। अब जैसे हमने कुछ भी पूछा होगा तो डेटाबेस में जाएगा, इससे रिलेटेड कुछ है तो उसको लेके आएगा। इसमें जो आता है आर्गुमेंट, वो क्या करता है, उसको मिक्स करता है, और फिर ये चीज़ जो मिक्स होता है, फिर ये एलएलएम को बोलता है कि आप मेरे को जनरेट करके दे, और ये इन्फॉर्मेशन वो आगे पास करता है। रैग का और भी बेनिफिट है गाइस, जैसे कि मान लो अगर आप अपना जो कंपनी का इंपॉर्टेंट डेटाबेस है या कुछ है, आप वो अब ओपन तो है नहीं, वो आपका कंपनी लेवल में सिक्योर है, तो आप रैग के थ्रू उनसे कनेक्ट करवा सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन पूछोगे तो वो रैग के थ्रू वहाँ से भी आपका इन्फॉर्मेशन लेके आएगा। तो उसके पास ओपन बुक है, दोनों पुरानी इन्फॉर्मेशन भी है, नई भी दे दी कि यहाँ से भी ला जाके इन्फॉर्मेशन सर्च कर, और वो आपको लेके आएगा। तो ये बहुत डिटेल में है रैग, और बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब मज़ेदार चीज़ है। कंपनी आजकल बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करती है रैग को। तो ये काइंड ऑफ समझ लीजिए आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे कि ChatGPT है, उनका एक टाइम पीरियड तक का डेटा स्टोर रहता है कि ये इन्फॉर्मेशन वो लाके दे सकता है लेटेस्ट। अगर आप मान लो मेरे को फ्लाइट बुक करानी है आज के दिन की, तो ChatGPT आज के दिन का डेटा या कुछ आपको डिले करेगा, लेकिन आपको अगर वहीं API का एक्सेस मिल जाए वो कि भाई आप उठा सकते हो हमारा डेटा ये वो, तो फिर भाई वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको देगा। तो ये रैग के थ्रू ही आप कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस ये 2 पिलर थे। अब जो हम तीसरे इसके पिलर की बात करने जा रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, वो तीसरा जो पिलर है भाई, इसमें मल्टी एजेंट है। मल्टी एजेंट, इसमें आप क्या कर सकते हो कि क्रू AI और ऑटोजेन की मदद से आप मल्टी एजेंट बना सकते हो कि एक एजेंट आपका डेटाबेस से डेटा लेके आ रहा है, एक आपका एनालिसिस कर रहा है, एक आपकी रिपोर्ट जनरेट कर रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अभी तो मैं अभी आपको जो आने वाली वीडियो में एक सिंगल AI एजेंट बनाऊंगा, लेकिन आगे जाके फ्यूचर में मल्टी एजेंट बना सकते हो जो कि आपकी पूरी एक एप्लीकेशन के लिए काम करेंगे और आपके सामने इन्फॉर्मेशन लाएंगे। तो इसको भी डिटेल में करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो तीसरा और लास्ट पार्ट है गाइज, वो है डिप्लॉयमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी आप लोग डॉकर तो पढ़ नहीं रहे हो, लेकिन मैं आपको डॉकर समझाऊंगा कि डॉकर होते क्या है। आप मेरी वीडियो सीरीज पढ़ना, और आने वाली वीडियोस में भी मैं डॉकर के बारे में बताऊंगा कि डॉकर होता क्या है, उसमें हम कैसे अपनी इमेज को ये AI एजेंट्स को इनेबल करके उसकी परफॉर्मेंस सब चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं और इंडिपेंडेंटली एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के ये जो 4 इंपॉर्टेंट पिलर थे, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। ऑर्केस्ट्रेशन आपका आ गया, इसमें मेमोरी और रैग आ गया, मल्टी एजेंट आ गया, और कैसे रियल टाइम में डिप्लॉय करना है। तो ये था आज का हमारा पूरा रोड मैप गाइज। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को इनको कैसे यूज़ करना है। तो आप इनको सेटअप कर लीजिएगा। अगर नहीं हुआ है सेटअप तो आप मेरे को पिंग कीजिए, ये मेरी मेल ID है, और मैं आपको रिस्पॉन्स बैक करूंगा उसी के बेसिस पे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे की और भी वीडियो डालूँ। फीडबैक भी शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या चीज़ है जो मैं इसमें और इम्प्रूव कर सकता हूँ, और वो चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली शो करूँ। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक्स, बाय बाय।